Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें यूनिट है 3rd प्राइस प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम जो है विशिष्ट, इसमें जो है टॉपिक है विशिष्ट दशाओं में मूल्य निर्धारण विधि। ठीक है, तो विशिष्ट दशाओं में मूल्य निर्धारण विधि को कितने भागों में बांटा गया है? 4। मांग का अनुमान, बाजार लक्ष्य निर्णय, प्रवर्तन व्यूह रचना और वितरण मार्ग चयन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं मांग का अनुमान। तो जो प्रारंभिक वस्तुएं पुराने एकाधिकार की अपेक्षा अनुमान करने में ज़्यादा कठिन होती है ना, क्योंकि जो प्रारंभिक वस्तुएं होती है उसके बारे में जो है बाजार का ज्ञान, उपभोक्ताओं का ज्ञान, ठीक है, कितना मांग है, कितना जो है लोगों का आय का स्तर है, ये कुछ नहीं पता रहता है ना। और पुराने की अपेक्षा, पुराना चूँकि हम बेचते हैं, हमको सब पता रहता है कि लोग कितना इसका डिमांड करते हैं, कितना मांग करते हैं, तो मांग का जो है अनुमान लगाना आसान हो जाता है। लेकिन जो प्रारंभिक वस्तुएं हैं उसका मांग का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वे क्रेताओं के अनुभव के बाहर होती है ना, क्योंकि हमें बिल्कुल भी क्रेताओं का अनुभव नहीं रहता है कि वो नए को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, है ना, कितना अट्रैक्ट करेगा, इसकी विशिष्टता जो है नासवान होती है। तब जहाँ तक संभव होता है यह जानना पड़ता है कि नई वस्तु की मांग की खोज कैसे हो। यह कैसे जाना जाए कि कितने व्यक्ति एक वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है जो कि पहले ना तो उसके द्वारा देखी गई थी और ना ही कभी प्रयोग में लाई गई थी। नई वस्तु की मांग का जो अनुमान है वो समस्या को पुनः उप समस्याओं में विभाजित कर देता है। जैसे यदि मूल्य प्रतिद्वंदी श्रृंखला में हो तो क्या वस्तु बिकेगी, है ना, क्योंकि समस्याएं खड़ी कर देती है जो नई वस्तु की मांग है ना। तो उसकी कुछ उप समस्याएं हैं। पहला, यदि मूल्य प्रतिद्वंदियों श्रृंखला में हो तो क्या वस्तु बिकेगी, क्या वस्तु की श्रृंखला मितव्ययी की दृष्टि से क्रेताओं को आकर्षित करेगी। इस मूल्य श्रृंखला में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कितने विक्रय की आशा की जा सकती है। नेक्स्ट है, विस्थापित विकल्पों के उत्पादकों की प्रतिक्रिया मूल्य के प्रति क्या है। तो इस प्रकार पहला कदम जो वस्तु के विक्रय से संबंध रखता है वह उपभोक्ता के अधिमान या शैक्षणिक योग्यता एवं नई वस्तु की यांत्रिकी संभावना की खोज है। जैसे कि अगर हम पुराने प्रकार के लोहे की रिंच की अपेक्षा उत्पादक के दिमाग में एल्युमिनियम की रिंच बनाने का विचार आए तो ऐसा हो सकता है कि रिंच का प्रयोग करने वाले लोग ऐसा सोचे कि एल्युमिनियम की रिंच तो हल्की एवं क्या होती है, सस्ती भी होती है, तो हम क्यों लें, है ना, क्योंकि उनके दिमाग में 2 ऑप्शन है, एक तो लोहे का और एक एल्युमिनियम का। तो लोहे का तो जो है भारी रहती है, टिकाऊ रहती है, लेकिन हम एल्युमिनियम का जो है रिंच क्यों ले, वो तो हल्की होती है ना। तो अब ये है हल्की होती है लेकिन क्या होती है, सस्ती, क्योंकि जो नए वस्तु का प्रोडक्ट है उसमें जो है जो उत्पादन के साधन हैं वो कम लगते हैं, है ना, और चूँकि एल्युमिनियम है ना, सामग्री कम लगेगी, तो इस प्रकार से उत्पादन लागत में कमी आएगी तो मूल्य में भी क्या है, कमी है। लेकिन ग्राहकों की जो सोचने का विचार करने का जो स्तर है वो नहीं पता रहता, इसलिए मांग का अनुमान नए वस्तु में लगाना बहुत ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और कभी कभी तो इस मान्यता के साथ प्रारंभ करना संभव होता है कि निकटतम विकल्पों को पूर्णतः विस्थापित कर दिया जाए, है ना। जैसे एग्जाम्पल कि नए प्रकार के चमकीले नाम पट को बनाने का पदार्थ के विचार को जानने के लिए कोई कंपनी स्वचालित गाड़ियों के लाइसेंस की संख्या को, उच्च मार्ग के चिन्हों को, रेल सड़क क्रियात्मक चिन्ह तथा अन्य प्रयोगों के संबंध में कुल संख्या तथा क्षेत्र का अनुमान करना शुरू करती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है बाजार लक्ष्य निर्णय। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो विधि है वो है बाजार लक्ष्य निर्णय। तो क्या होता है बाजार लक्ष्य निर्णय?
तो जब नई वस्तु, ठीक है, जब नई वस्तु के लिए संभावित मांग एवं कीमत श्रृंखला के विचार को विकसित करती है, फिर बाजार के लक्ष्य तथा प्रवर्तन की योजना के संबंध में भी क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। बाजार के उद्देश्यों के निश्चय में जो है बाजार अंश उत्पादन की श्रृंखला में नई वस्तु का मिलना, उत्पादन के तरीकों, वितरण के मार्ग इत्यादि पर विचार किया जाता है। ये सारे पहलू उत्पादन एवं वितरण में संयुक्त लागत, संयुक्त विस्तार व्यय एवं संभावित प्रतियोगिता के परिणाम हैं। यदि प्रवेश आसान है तो कंपनी अपने वर्तमान उत्पादन एवं विक्रय की क्रियाओं को नए बाजार के बड़े हिस्से पर अधिकार करने के लिए परिवर्तन नहीं करे। लेकिन यदि संभावित लाभ नए अनुमान के अनुसार होते हैं तो यह उचित होगा कि संयंत्र पर पूंजीगत व्यय किया जाए और अधिक लाभ का पूरा फायदा उठाया जाए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है प्रवर्तन व्यूह रचना। तीसरा पॉइंट है प्रवर्तन व्यूह रचना। तो प्रारंभिक व्यय ऐसी वस्तु में होते हैं जहां की उन्हें बाजार की स्थापना के बिना वसूली नहीं जा सकती है। आविष्कार वस्तु के अस्तित्व एवं प्रयोगों के संबंध में उपभोक्ताओं की जानकारी है। इस तरह वह बाजार बनाने का भार अपने ऊपर लेता है एवं बाद में जो नकलबाज है उन्हें यह काम नहीं करना पड़ता। अतः यदि आविष्कारक अपने भविष्य के प्रतिद्वंदियों के लिए लाभकारी नहीं होना चाहता तो मूल्य निर्धारण संबंधी विवेक की समाप्ति होने के पहले ऐसी मूल्य योजनाएं बनाने की उसका प्रारंभिक व्यय उसे वापस मिल जाए। उसकी मुख्य समस्या है कि उसके दीर्घकालीन लाभ को अधिकतम बनाने के लिए वस्तुओं का जो है उचित मिश्रण हो। नेक्स्ट है हमारा वितरण मार्ग चयन। ठीक है, तो क्या होता है, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने वाली नई वस्तु के वितरण है ना, नई वस्तु की वितरण की लागत का अंदाज भी मूल्य निर्धारण की क्रिया में शामिल होता है, क्योंकि ये लागतें कारखाना कीमत को प्रभावित करती है जिसके परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट उपभोक्ता कीमत बनती है। ठीक है, तथा उपभोक्ता कीमत ही निर्धारक होता है। वितरण संबंधी लागतें आंशिक रूप से शुद्ध विक्रय लागत होती है। मूल्य एवं लागत के बीच का अंतर इतना होना चाहिए कि कम से कम वितरण की जो संचय करने, निकलने एवं आदेश पूर्ति के लिए लागतें वसूल हो जाए। अब जो है इस वितरण मार्ग चयन को इसको दो जो है सरल करने के लिए इसकी मूल्य नीति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो मंथन कीमत और दूसरा है भेद मूल्य। भेद मूल्य तो क्या होता है, मूल्य निर्धारण के लिए जो है मूल्य नीति को दो भागों में बांटा गया है, मंथन कीमत और भेद्य मूल्य। क्या होता है, तो मंथन जो है मूल्य वह प्रारंभिक कीमत होती है जो कि मांग की मलाई का मंथन करती है, अर्थात कितना मांग है ये सब का क्या करती है, मंथन करती है। अर्थात वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ऊंचा रखकर पर्याप्त लाभ कमाया जाता है। ये वस्तुएं जो कि उसकी पुरानी वस्तु से उपयोगिता के मामले में भिन्न होती है और यह भिन्नता वस्तु में अधिक उपयोगिता लाती है। तो उत्पादक बाजार विकास की प्रारंभिक स्थितियों में भारी प्रारंभिक व्ययों के साथ ही ऊंची कीमतें लेने की नीति अपनाता है। इस नीति के अपनाने के कई कारण होते हैं, जैसे इसका है बेलोजदार मांग। बेलोजदार मांग तो क्या होता है, तो मूल्य की दृष्टि से किसी वस्तु के पूरे विकास की अपेक्षा प्रारंभिक अवस्था में मांग अधिक बेलोजदार होती है। ऐसा उपभोक्ता वस्तुओं में विशेषता पाया जाता है। एक नवीन वस्तु जैसे कि बिजली का कंबल यद्यपि वर्तमान व्यय ढांचे में कोई विशेष महत्व नहीं रखता, लेकिन जो धनी हैं इसका क्रय कर सकते हैं, परंतु सामान्य उपभोक्ता पारस्परिक
विकल्पों में से मूल्य की अपेक्षा ऐसी वस्तुओं के मूल्य में अनभिज्ञ है जो अधिक मूल्य लिया जाता है। चूँकि नई वस्तु को पैदा करने वाला कम होता है, अतः प्रतियोगिता नहीं होती और मांग की प्रतिलोच में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए बिल्कुल जो क्या हो जाता है, बेलोजदार हो जाता है। नेक्स्ट है बाजार मोड़। बाजार मोड़ तो क्या होता है बाजार मोड़? इस मतलब नई वस्तु को ऊंची कीमत के साथ बेचने का अच्छा साधन यह है कि मांग की मूल्य लोच में भिन्नता वाले बाजारों को विकसित कर दिया जाता है। प्रारंभिक ऊंची कीमत उस बाजार का मंथन करती है जो कि सापेक्षिक रूप से मूल्य के प्रति उदासीन है। इसके बाद मूल्य में कमी के कारण बाजार के और अधिक लोचदार क्षेत्रों का अधिकार किया जा सकता है। यह मूल्य निर्धारण की व्यूह रचना किसी पुस्तक के संस्करणों में भी समझी जा सकती है। अब तीसरा है सुरक्षापूर्ण मूल्य नीति। तो ये क्या होता है सुरक्षापूर्ण मूल्य नीति? तो मंथन मूल्य नीति देखने में कुछ सुरक्षापूर्ण मालूम होती है। जब मांग की लोच का ज्ञान नहीं होता तो ऊंची प्रारंभिक कीमत खोज की स्थिति के दौरान अस्वीकृत कीमत जैसी सेवा देती है। अर्थात कोई कंपनी तब तक अपनी वस्तुओं को बिल्कुल नहीं बेचेगी जब तक कि वह प्रारंभिक ऊंची उत्पादन तथा विक्रय की लागतों की क्षतिपूर्ति नहीं करता है। यदि वस्तु की सफलता निश्चित हो तो इन लागतों को नई वस्तुओं का विनियोग व्यय समझा जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु के आविष्कार के लिए पूंजी की व्यवस्था। कई कंपनियां एक स्थिति में नहीं होती कि वे नई वस्तु के उत्पादन को भविष्य की आय में पूंजी प्रदान करें, है ना। प्रारंभ में ऊंचे नगद व्यय नई वस्तु के प्रवर्तनीय विनियोग के अतिरिक्त उत्पादन में वितरण की भारी लागतों के कारण भी होती है, जबकि बाजार के विस्तार पर होने वाले प्रभाव से नीति प्रारंभिक कीमत ऊंची कीमत की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक होती है। तो भी कंपनी अपने जो है इन प्रारंभिक विनियोगों के लिए भविष्य की कमाई को समाप्त होने नहीं देना चाहती। अतः ऊंची प्रारंभिक किसी वस्तु समूह की प्रारंभ की लागतों के लिए आर्थिक साधन जुटाती है। अब हमारा है भेद मूल्य। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है भेद मूल्य। तो जो भेद मूल्य है वह नीची कीमत है जो प्रारंभ से ही बाजार में घुसपैठ करने के लिए एक सक्रिय एजेंट का काम करती है और इससे संबंधित नीति भेद मूल्य नीति कहलाती है। अब आइए हम डिस्कशन करते हैं परिपक्वता में मूल्य निर्धारण। परिपक्वता में मूल्य निर्धारण। ठीक है, क्या होता है परिपक्वता में मूल्य निर्धारण? तो अभी तक हमने वस्तु की जो प्रारंभिक जो स्थिति है उसका वर्णन किया है और संबद्ध मूल्य का विश्लेषण किया है, लेकिन कुछ समय बाद जब वस्तु पतन की ओर जाती है और नई वस्तु विशिष्ट ना होकर सामान्य हो जाती है तो सामान्य की स्थिति वस्तु विकास की परिपक्वता कहलाती है। ऐसी परिपक्वता में हम मूल्य का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो है ब्रांड के अधिमान में कमी आना। यह प्रभाव वस्तुओं में मांग की ऊंची प्रतिलोच के द्वारा मालूम होता है। इसमें प्रमुख ब्रांड बाजार खोए बिना फर्म प्रारंभिक स्थिति की तरह ऊंची कीमत नहीं ले सकता है ना, क्योंकि जब वस्तु नहीं आती है तो भले ही वो कीमत ऊंची हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो क्या है, किसकी ओर आ जाती है, पतन की ओर आ जाती है ना। तो
ऐसी सामान्य स्थिति हो जाती है, विशिष्ट ना होकर वो क्या स्थिति हो जाती है, सामान्य स्थिति हो जाती है। तो इसी को जो है वस्तु विकास की परिपक्वता कहलाती है। तो उस समय हम जो है उसकी कीमत जो है पहले की जैसे ऊंची नहीं रख सकते। दूसरा है सर्वोच्च डिजाइनों के विकास के कारण वस्तुओं में वास्तविक विभेद को कम किया जाता है। यह विकास स्वचालन उद्योगों एवं टेलीफोन रिसीवरों में पाया जाता है। ठीक है। तीसरा है निजी लेवल प्रतिद्वंदी, जैसे कि डाक आदेश गृह के अपने जो है लेबल द्वारा प्रवेश होने से भी वस्तु की विशिष्टता समाप्त हो जाती है। बाजार की परिपूर्णता के द्वारा भी परिपक्वता आती है। टिकाऊ वस्तुओं के प्रतिद्वंदी पतन का एक लक्ष्य नए विक्रय या नए संयंत्र विक्रय का अनुपात है। अब है चक्रीय मूल्य निर्धारण। ए बी चक्रीय मूल्य निर्धारण। तो चक्रीय मूल्य निर्धारण क्या होता है? तो व्यवसाय जो है फर्म के सामान्य मूल्य स्तर के कई निर्णय नई वस्तुओं तथा बदलती हुई प्रतिद्वंदी परिस्थितियों से संबंधित न होकर सारे आर्थिक वातावरण में परिवर्तन से संबंध होते हैं। समूचे कहने का तात्पर्य ये है कि अब नई वस्तु का जो मूल्य निर्धारण होता है वो वातावरण के आधार पर होता है। समूचे आर्थिक वातावरण परिवर्तन को व्यावसायिक चक्र कहा जाता है। ये चक्र जो है समय के अर्थ में भविष्य के मूल्य मांग संबंधी उच्चावचन होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है आपका मांग, ठीक है, प्रतियोगिता, लागत, फिर उसके अंतर्गत लाभ। तो किस प्रकार से जो है ये विश्व जो है व्यवसाय तेजी, मंदी, युद्धोत्तर काल की समय दौड़पूर्ण रोजगार तथा आय के कारण बदलती हो, लेकिन वस्तुओं के स्टॉक, पूंजी, व्यय तथा राष्ट्रीय में उतार चढ़ाव किसी न किसी रूप में होते ही रहते हैं और वे निर्धारण की समस्या उपस्थित करते हैं जिनका अध्ययन यहाँ किया जाता है। थैंक यू।